सबसे पहले तो तुम बच्चों से मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का इतना हेक्टिक लेक्चर सरवाइव कर लिया है। हाँ, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का आखिरी क्लास ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शुगत सर हियर, योर बायोलॉजी मेंटर एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये बताना जरा, ये लेक्चर तुम लोगों को इतना तक ये चैप्टर कैसा लगा। आई होप कि तुम लोगों को हर एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरा दावा है कि इस पूरे सीरीज को देखने के बाद बायोलॉजी का एक पॉइंट और नीट के अंदर 360 में से 360 तुम लोगों को पाने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन सा वो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, यानी कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट सकता है। तो पहले तो फैक्टर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, एक है इंटरनल फैक्टर एंड दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कुछ ऐसा है जो कि प्लांट के वश में है, यानी कि प्लांट के खुद के शरीर के अंदर में है। प्लांट उसको काबू कर सकता है, प्लांट के शरीर के अंदर है, इसीलिए ये इंटरनल फैक्टर्स है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो है जो कि प्लांट के काबू पे है नहीं। इसका मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, तो चलो, एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस को जो अफेक्ट करेगा इज नेसेसरी, यानी कि फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स को जानने के लिए हमको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये फैक्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स इफेक्ट क्या कर रहे हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस कितना होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कितना होगा, इसी के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा ना कि यील्ड यानी कि क्रॉप या फिर फूड कितना बना। फोटोसिंथेसिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। हम लोगों ने बात किया है कुछ कुछ फैक्टर्स के बारे में, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल फैक्टर मिलता है, एक्सटर्नल फैक्टर मिलता है। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, यानी कि कितना नंबर रहेगा प्लांट का, ठीक है। साइज, प्लांट का साइज कितना रहेगा, प्लांट का एज कितना रहेगा, प्लांट की लीफ की ओरिएंटेशन कैसा रहेगा। प्लांट का नंबर अगर ज्यादा हो, एक एरिया का प्लांट का नंबर बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, क्रॉप भी तो ज्यादा मिलेगा, यानी कि फूड की आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगा। प्लांट का साइज अगर बड़ा हो और उसके अंदर अगर सेल्स ज्यादा होंगे, अगर सेल्स ज्यादा होंगे और सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, तो क्या क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स क्रॉप या फिर फूड अच्छे से बनाएगा। एज, प्लांट का एज जितना कम होगा, प्लांट का एज जितना कम होगा और उसके मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट का एज बहुत ज्यादा है इसका मतलब सेल्स ज्यादा है, नहीं। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कितना है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कितना है, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि प्लांट कितना खाना बनाएगा। अब एक एज में प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऑप्टिमल होता है कि उनके अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल मिलेगा, तो उसी एज का प्लांट सबसे ज्यादा क्रॉप जनरेट करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तों का ओरिएंटेशन कैसा होगा। अगर पत्ते सीधा रहते हैं, लाइट उनके ऊपर ठीक से आके गिर नहीं पाएगा, तो अगर लाइट नहीं गिरेगा तो फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोन के प्रेजेंस में सिंथेसिस का बात ही तो छोड़ दो।
पत्ते अगर ऐसे रहते कि लाइट पूरा आके पत्ते के सरफेस के ऊपर गिर पाए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा होगा। मीजोफिल सेल्स यानी कि कितना मीजोफिल सेल्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोगों ने पढ़ा कि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या मिलता है, थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है कि क्रांज एनाटॉमी में मीजोफिल सेल्स के अंदर C4 प्लांट के अंदर OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, C4 एसिड है ये एक, पढ़ा ना हम लोगों ने, ठीक है। तो ये बनेगा, ओके, मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियसली अगर क्लोरोप्लास्ट ही ना हो तो फिर फूड कौन ही जनरेट करेगा, है ना। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा शुगर का सिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। CO2 कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और ऑक्सीजन कहां से आएगा, शुगर का CO2 से ही आएगा। द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का अमाउंट, द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्री डिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी कि इंटरनल फैक्टर में क्या है, जेनेटिक प्री डिपोजिशन यानी कि जेनेटिकल फैक्टर्स है कुछ प्लांट के अंदर का फैक्टर्स जो कि उनको क्लोरोप्लास्ट कितना बनाएगा, उनका ग्रोथ कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रोथ ऑफ द प्लांट यानी ग्रोथ कितना होगा। तो हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट यानी कि सनलाइट का अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी, सनलाइट जितना ज्यादा होगा फोटॉन्स भी उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना हाई होगा यानी कि ऑप्टिमल चाहिए, हाई नहीं चाहिए, हाई अगर करोगे तो स्टोमाटा डैमेज हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट देखो, स्टोमाटा भी तो एक सेल ही है ना, तो अगर हाई टेम्परेचर दोगे तो सेल डैमेज करना चालू हो जाएगा पत्तों के अंदर, तो क्या होगा, H2O ज्यादा प्लांट से निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उड़ गया, मतलब जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक पार्ट H2O से आता था तो वो तो उड़ने लग गया। तो फिर CO2 से खुद तुम क्या ही कर पाओगे, शुगर बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, है ना। तो टेम्परेचर का यही है कि ऑप्टिमल चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऑप्टिमल। अगर कम घट जाए तो भाई प्रॉब्लम है, ज्यादा हो प्रॉब्लम है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन बोला मैंने कि CO2 के अलावा तो शुगर बनना पॉसिबल ही नहीं, एंड वाटर। एज ए प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस, जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ऑल दिस फैक्टर विल साइमल्टेनियसली इफेक्ट इट्स रेट, यानी कि सभी फैक्टर्स रेट को साइमल्टेनियसली इफेक्ट करेंगे। हेंस टू सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन, यानी कि कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसा है जो कि CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगर एक फैक्टर मेजर कॉज है तो दूसरा फैक्टर लिमिट करता है रेट को, और इसी रेट को डिटरमाइनिंग फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। ये समझ लो थोड़ा कि सब ऑप्टिमल लेवल का मतलब क्या होता है। सब ऑप्टिमल लेवल, इसका मतलब होता है, सपोज कर लो तुम लोगों ने क्या किया, बाइक बनाया 5 बाइक्स, ठीक है। सब ऑप्टिमल का मतलब क्या है कि जो सबसे कम क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, वही होगा रेट डिपेंडिंग फैक्टर। भी इसका मतलब क्या है भाई, 5 बाइक लिया और इसके एक काम किया तुम लोगों ने कि 5 बाइक का इससे तुम लोग टूरिंग करोगे। क्या करोगे, टूरिंग करोगे, दूर दूर जाओगे, टूर करोगे। 5 बाइक के अंदर क्या किया तुम लोगों ने, 3 टूरिंग सीट लगाए, 3 टूरिंग सीट लगाए, यानी कि 3 बाइक के अंदर टूरिंग सीट लगाया। अभी 3 टूरिंग सीट लगाया और एक बाइक के अंदर पेट्रोल भरा, तो अभी बोलो तुम कि कितना बाइक फंक्शनल है। 5 बाइक है तुम लोगों के पास, 3 टूरिंग सीट्स है और एक पेट्रोल, एक बाइक में तुम लोगों ने पेट्रोल भराया, में कितना बाइक फंक्शनल हुआ, बाइक तो 5 थे, फंक्शनल कितना हुआ, 1 हुआ ना। तो इसका मतलब है कि 5, 3 और 1, इसमें से, ये 3 में से जिसके जो नंबर सबसे कम है, जो सब ऑप्टिमल है, ऑप्टिमम लेवल के नीचे है, सब में है, ठीक है। तो वही है रेट डिपेंडिंग फैक्टर, यानी कि यही
एक बाइक का पेट्रोल, अगर 5 बाइक में से पांचों में तीनों में पेट्रोल ही ना डालो तो कैसे बोलोगे कि 3 बाइक फंक्शनल होगा? तो एक बाइक फंक्शनल होगा। यही है, यही बताया गया है ब्लैकमैन्स लॉ में। क्या बोला गया है? When several factors affect any biochemical process, यानी कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस को कोई भी फैक्टर इफेक्ट करे, लेकिन उसी इफेक्ट को ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर किसी केमिकल प्रोसेस को इफेक्ट करे, देन उस पूरा प्रोसेस का रेट किसके अंदर डिपेंड होगा? जो फैक्टर नियरेस्ट टू इस मिनिमल वैल्यू, सबसे कम होगा। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज, यानी कि अगर इसका क्वांटिटी चेंज हो जाए तो पूरा प्रोसेस का क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। अगर इसका क्वांटिटी चेंज हो जाए तो पूरा प्रोसेस का क्वांटिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो, अगर एक पेट्रोल की एक बाइक में पेट्रोल की जगह अगर तुम लोग ऐसा कर दो कि 2 बाइक में पेट्रोल भरती है, तो कितना फंक्शनल हो गया? 2 बाइक फंक्शनल हो गया। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने समझा दिया ये क्या है। लाइट, जल्दी से जाते हैं लाइट को पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बोला क्या गया है, ये देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट एक टाइम पे लीनियरली बढ़ेंगे, फिर बढ़ना बंद हो जाएगा। देखो, सपोज कर लो कि तुम्हारे पास क्या है, सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक घोड़ा है। ठीक, उस घोड़े को तुमने बहुत ज्यादा घास खिला दिया। अभी जितना घोड़ा खा सकता था उतना तक तुम लोगों ने पेट भर के पहले क्या किया कि घोड़े को कहा, सपोज कर ले घोड़ा है, एक हॉर्स है, एक हॉर्स है, वो हॉर्स 500 ग्राम तक खाना एक बारी में खा सकता है। 500 ग्राम तो बहुत कम हो गया, रुक जाओ मैं थोड़ा ले लेता हूँ। 5 किलो तक खाना खा सकता है एक बार में, वन टाइम में, क्योंकि घोड़ा बहुत ज्यादा ही खाता है। तो 5 किलो तक खाना खा सकता है। जितना खाना उसे दोगे उतना एनर्जी उसको मिलेगा और उतना ही ज्यादा वो भागेगा, यानी कि फूड इज प्रोपोर्शनल टू रनिंग। ओके, अभी तुम लोगों ने सपोज किया कि 1 किलो खाना घोड़े को खिलाया, अभी घोड़ा उतना ही भागा। 2 किलो खिलाया तो घोड़ा उतना ही भागा, उससे ज्यादा। तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जबकि घोड़ा की भागने की क्षमता उसकी फूड के प्रोपोर्शनल में जाएगा। अभी एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि तुम लोग 5 किलो से ज्यादा खाना अगर खिला दोगे, 5 किलो अगर खिलाओगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गए। अभी अगर 6 किलो खिलवाओगे तो घोड़े का क्या हो जाएगा पॉटी चालू। ठीक है, घोड़ा उसको साफ सफाई में व्यस्त हो जाएगा कि 5 किलो से ज्यादा डाइजेस्ट करने का एंजाइम हमारे अंदर तो नहीं है भाई साहब, आप हमें अगर बाहर से एंजाइम दोगे तो कुछ बात बने, अगर कुछ स्टेरॉइड वुरॉइड दे दो, अगर कुछ बाहर से कुछ पेप्टाइड्स वगैरह मार दो, थोड़ा सा कुछ दे दो, तब जाके हम लोग ज्यादा पचा पाए। तो ऐसा तो नहीं होने वाला, नेचुरली नहीं होने वाला। तो घोड़े का लेवल हो गया ऑप्टिमिस्टिक। अगर इसके बाहर जाओगे, ये 5 किलो खाने का ही रनिंग है, 5 किलो की बात करेंगे, अगर इसके बाहर जाओगे तो धीरे धीरे घोड़ा डिजीज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यही था लाइट का, वही चीजें कि अगर लाइट का रेट, अगर लाइट का इंटेंसिटी यानी कि फोटोन का परसेंटेज, लाइट के अंदर कितना ज्यादा, कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा है, एनर्जी नहीं, एक फोटॉन्स का कितना एनर्जी है उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया है। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स ओनली एंड ओनली, चाहे एक फोटोन में कितना ही एनर्जी हो। ठीक है, अगर 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो लाइट की इंटेंसिटी भी वैसा ही होगा। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक फोटोन कितना फूला है, कितना मोटा है, उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। एक फोटोन अगर ऐसा सुरक गया है, ऐसा एकदम सिकुड़ गया है, तो उसको भी हम लोग एक ही फोटोन लेंगे। ऐसा 100 नंबर ऑफ फोटोन अगर आ जाए तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक जितना नंबर ऑफ फोटोन होगा क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट करेगा,
एनर्जी लेगा, फोटोसिंथेसिस बनेगा, यानी कि लाइट का एक्सपोजर एक टाइम तक ही जाता है, इसीलिए लीनियर रिलेशनशिप रहता है इंसिडेंट लाइट का। CO2 फिक्सेशन का रेट भी लो लाइट इंटेंसिटी में होता है, ठीक है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, यानी कि देखो इंटेंसिटी बढ़ाई जा रहा है, कोई इंक्रीज नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, दैट लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10%, यानी कि सनलाइट का अगर 10% आ जाए तो भाई प्लांट खा पी के मस्त हो जाए कि भाई इसके बाद अगर 100% का 10% भी मैं ले लूं तो भी मैं एकदम ठीक ठाक ही काम करूंगा, ठीक है। तो 10% को ही हम लोग सैचुरेटेड सनलाइट मानते हैं कि 10% ही ले पाएगा वो, ठीक है। जो प्लांट शेड में या फिर डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं जहां पे कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, कि देखो कैनोपी के नीचे है कोई प्लांट जिसके ऊपर पूरा छाया ही छाया है, शैडो ही शैडो है, उसके ऊपर कोई भी सनलाइट गिरता ही नहीं है, खूब बहुत कम गिरता है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए लाइट तो एक लिमिटिंग फैक्टर दे दे रे बाबा, थोड़ा लाइट दे दे, थोड़ा भी लाइट नहीं है भगवान लाइट भेज दे, लाइट भेज दे। जिसके पास पैसा नहीं है, अगर उसको, वो भिखारी है, अगर उसको 100 रुपए भी दे दोगे, 100 रुपया 10 दिन खर्च करूंगा, 10 रुपया करके खाऊंगा, और जिसके पास 1000 रुपया है, 100 रुपया एक बार में खा लो, ठीक है। तो 100 रुपया जिसके पास नहीं था उसके लिए रुपए क्या है, मनी क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। अभी देख लो बियॉन्ड द पॉइंट क्लोरोफिल को डैमेज कर देता है और फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, ये हमने बात कर ली। अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया लिमिटिंग फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लेकिन टेम्परेचर से ज्यादा नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमोस्फियर में 0.3 से 0.4 तक रहे तो इसको ये माना जाता है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया 0.05% तक, तब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा, यानी कि CO2 को फिक्स करके प्लांट पकड़ेगा और शुगर बना देगा भाई, ठीक है। बियॉन्ड दिस लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड, यानी कि अगर 0.05 से ज्यादा CO2 देने जाओ, वही 6 किलो खाना 10 किलो खाना अगर देखे जाओ तो उसका क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, हॉर्स का, मैंने जो घोड़े के बारे में बात किया, अगर ज्यादा खाना हर रोज दोगे तो वो धीरे धीरे बीमार पड़ के बेचारा मर जाएगा। ऐसा ही है सेम, अगर प्लांट को ज्यादा CO2 दोगे तो बेचारा प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो भी उसके लिए खराब ही है, एनीथिंग एक्सेस इज बैड। तो C3 और C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली C4 प्लांट में CO2 बहुत स्मार्टली एंड बहुत अच्छे से कार्य करता है, बहुत अच्छे से वो उसको होल्ड कर पाता है, क्योंकि RUBP के आसपास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ही ज्यादा रहता है, इसीलिए उसका कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज्यादा होता है, ये पढ़ाया था मैंने C4 में, कल के लेक्चर में पढ़ाया। एट लो लाइट कंडीशंस नेदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंडीशंस, यानी कि लो लाइट अगर हो जाए, फोटोन नहीं है तो भाई एनर्जी कहां से ट्रैप करेगा, और अगर एनर्जी ATP ना हो, अगर शक्ति ही ना हो तो क्या ही CO2 को एक्सेप्ट करके वो काम क्या करोगे, क्योंकि काम करने के लिए तो शक्ति चाहिए, उसके लिए तो पहले ATP का जनरेट होना जरूरी है। CO2 को पकड़ के काम करोगे, उसको ट्रैप करोगे, उसको शुगर बनवाओगे, तो बनवाओगे कैसे, मशीन में बैटरी कहाँ है, ATP है कहाँ, समझ गए मेरी बात। चलो C3 और C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब कि लाइट इंटेंसिटी हाई हो जाए, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो, फोटोन को ट्रैप करके ATP ज्यादा बनाया जाए, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। C4 प्लांट में जो CO2 का सैचुरेशन है वो है 360 माइक्रोलीटर, और जो C3 प्लांट में CO2 का सैचुरेशन है 450। स्वाभाविक है, क्यों, क्योंकि C3 प्लांट में ज्यादा CO2 लगेगा, क्योंकि CO2 का वेस्टेज ज्यादा होगा, फोटो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, लेकिन C4 प्लांट में ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि C3 प्लांट और C4 प्लांट में एक बेसिक डिफरेंस है कि C4 प्लांट में CO2 का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि RUBP के आसपास ज्यादा CO2 रहता है, इसलिए उसका कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ता है और उससे शुगर बनवाने में उनको आसानी मिलता है, लेकिन इसीलिए कम CO2 में ही ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। सपोज कर लो तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया है, तुम्हारे बंधु के पास भी 500 करोड़ रुपया है,
अगर तुम्हारे पास एक अच्छा टीम हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा मशीनरीज हो, अच्छा मार्केटिंग हो, तब तुम लोग एक कंपनी अच्छे से चला पाओगे। अगर इसके पास कुछ भी ना हो तो इसका वेस्टिंग बढ़ जाएगा, इसका वेस्टिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर इसका वेस्टिंग बढ़ गया तो बबुआ इसका ये क्या 500 करोड़ में वेस्ट ज्यादा करेगा। इसलिए देखो यहाँ पे CO2 ज्यादा में सैचुरेशन है कि अच्छा ज्यादा दोगे तभी जाके शुगर मतलब थोड़ा थोड़ा बनाएगा भाई, लेकिन यहाँ पे देखो कम CO2 में ही पूरा काम हो गया। ठीक है, ओके। तो इसीलिए current availability of CO2 levels is the limiting to C3 plants. The factor of C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. C4 plants में वेस्टेज कम होता है लेकिन C3 प्लांट्स बनाता भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत भी शुगर की ज्यादा पड़ता है खुद के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए C3 प्लांट में तुम लोग क्या देखोगे, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखोगे, हायर प्रोडक्टिविटी देखोगे। ग्रीन हाउस क्रॉप के अंदर जैसे कि टोमेटो बेल पेपर के अंदर ये यूज भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा सर? क्योंकि C3 प्लांट बबुआ CO2 को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, हालांकि वो CO2 को नष्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि C4 प्लांट्स क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स है जो कि ट्रॉपिकल C4 प्लांट्स, वो रीजियन का नाम मैं भूल गया, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, C4 प्लांट का रीजन, यस, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ड्राई एरिया में पड़ रहा है। तो इसीलिए उनका क्या है कि खाने का एक लिमिटेशन होता है कि भाई हम लोग इतना ही बना पाएंगे, इसके ऊपर हमको प्रेशर मत दो। ठीक है, तो इसीलिए C4 प्लांट का यील्ड ज्यादा होता है क्योंकि वो नेचुरली बनाते ही ज्यादा खाना है। हमारे आसपास देख लो, जो भी प्लांट देखोगे C3 ही पाओगे। ठीक है, टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर एक बहुत ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइमेटिक देखने को मिलता है। डार्क रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है। डार्क रिएक्शन क्या मैंने पढ़ा है अच्छे से। दो द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंड, यानी कि कम एक्सटेंड में इफेक्ट होगा लाइट रिएक्शन क्योंकि वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट रिएक्शन मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम लाइट रिएक्शन ऐसे होता है कि दिन में ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो फोटॉन्स के प्रेजेंस में होगा। The C4 plants respond to higher temperature. C4 plants ज्यादा टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में है। तो उनका जेनेटिक्स भी तो वैसा मॉडिफाइड हुआ होगा ना कि भाई ज्यादा ज्यादा सनलाइट में हमको काम करना है भाई, इसीलिए संभाल के काम करना। ठीक है, जैसे कि अगर तुम लोग देखो कि मजदूर कहाँ से ज्यादा जाता है, ये जो एशियन कंट्री है जहाँ पे कि सनलाइट ज्यादा है, वहां से बड़ा बड़ा कंपनी क्या करते हैं, मजदूर उठाते हैं ताकि 50 डिग्री 40 डिग्री इतना टेम्परेचर वो लोग झेल सके दुबई में। इसीलिए एशियन मजदूर वो लोग प्रेफर करते हैं, क्यों? उनका जेनेटिक्स ऐसा है कि वो लोअर टेम्परेचर में काम कर जाए। अगर रशिया से तुम किसी को पकड़ के लाओ तो वो क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो C4 प्लांट भी वैसा ही है, हाई टेम्परेचर में काम कर सकता है। C3 प्लांट ऐसा नहीं है, मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, कम टेम्परेचर दोगे भाई काम कर देगा, ज्यादा दोगे दिक्कत देगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन हैबिटेट, यानी कि कहाँ वो रह रहा है, कौन से हैबिट में वो एडेप्टेड है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स एडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल प्लांट में टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि सन का भी एक प्रभाव पड़ता है कि ट्रॉपिकल रीजियन में सनलाइट बहुत ज्यादा होता है। तुम लोगों को पता ही है, जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, और क्या ही बोलूं मैं, हम लोग तो मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। ओके, वाटर क्या है? देखो, वाटर को मैं सीधा से समझा देता हूँ। ये पत्ता है, पत्ते के अंदर स्टोमाटा है। अगर स्टोमाटा को ज्यादा खोल दोगे वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा और CO2 का भी तो लॉस होगा ना। लेकिन स्टोमाटा को बंद रखना पड़ेगा, स्टोमाटा को बंद रखना पड़ेगा ताकि वाटर ना निकले बबुआ। वाटर अगर निकल गया तो दिक्कत हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस कॉज द स्टोमाटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। देखो, नहीं, ये उल्टा बोल दिया मैंने। CO2 अवेलेबिलिटी घट जाएगा। स्टोमाटा को अगर खोलोगे तो पत्तों का काम क्या है? CO2 को अंदर लेना पत्तों से, स्टोमाटा से। लेकिन वाटर लॉस को तुम लोगों को पहले रोकना है। चाहे CO2 तुम लोग कम लो पत्ते में,
ठीक है, लेकिन वाटर लॉस को पहले रोकना है। क्यों? इवन द वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर मोर दो इट्स इफेक्ट ऑन ए प्लांट। प्लांट को वाटर सबसे ज्यादा चाहिए होता है। क्यों? लाइट रिएक्शन में वाटर E4H प्लस बनाता है, जिससे NADPH बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, और O बनाता है 2O, फिर O2। ठीक है, और यही ऑक्सीजन प्लांट के काम में भी आता है, हमारे भी काम में आता है। H प्लस से NADPH बनता है, और इसी इलेक्ट्रॉन से NADPH प्लस से NADPH बनता है। ठीक है, इसलिए वाटर को लाइट रिएक्शन में सबसे ज्यादा काम पे लगाया जाता है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीफ विल्ड, thus reducing the surface area। सरफेस एरिया को घटा देता है वाटर स्ट्रेस ऑफ द लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। तो आज का क्लास इतना तक ही था। ऐसी इसी के साथ पूरा चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर दिया। आई होप कि तुम लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है। चलो, अगर अच्छा लगा है तो मेरे लिए और हमारे इंजीनियर टीम के लिए और हमारे पूरे इंडिया के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बस एक हेल्प कर देना, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको देके अपना लव शो कर देना। मैंने बहुत मेहनत किया है पूरा लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, और हाँ, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि इंडिया के हर एक गरीब बच्चों को वो एक बैच मिल सके जिसका उन लोगों को तलाश था, जो जिनके पास वो जज्बा है पढ़ने का। वो लोग चाहते कि नीट का मेंटोरशिप हमें मिल जाए, कोई एक हमें गाइड कर दे, पूरा टीम गाइड कर दे, और वो लोग भी ये दावा रखता है कि भाई हम लोग भी थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। हजार हजार में हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल था, बहुत जगह भी अवेलेबल है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अपर क्लास के बच्चों को ना एक दिक्कत है कि उन लोगों के अंदर वो जज्बा नहीं है। इसलिए मैं इंडिया के वो हर एक कोने के बच्चों के साथ काम करना चाहता हूँ, जो कि जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, मगर मैं उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर उन लोगों तक पहुंचे। और हम लोगों ने गरुड़ बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर मेंटोरशिप का कॉस्ट पूरे साल भर में मात्र 50 रुपए रखा हुआ है, जिनके अंदर पर्सनल ग्रुप रहेगा तुम लोगों का, और इसके अंदर मेंटोर रहेंगे, और 24 आवर्स कॉलिंग सेशन रहेगा, और पूरा एक प्रीमियम मेंटोरशिप जो कि 5,000 6,000 रुपए में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। उन लोगों के लिए भाई मदद कर दो, थोड़ा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ताकि मेरा इंडिया का बच्चा, हर एक बच्चा बच्चा इस बैच की मतलब लाभ ले सके, और इंडिया के हर एक कोने से, हर एक कोने से, हर एक घर से डॉक्टर निकल सके। जो लोग भी मेहनत करेंगे, मेहनती घर से जो लोग, जो बच्चे भी मेहनत करेंगे, ताकि किसान का बेटा भी ये बोल पाए कि भाई मेरा ये साल नहीं गया। लेक्चर देखने से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता, सही गाइडेंस से, सही एग्जाम देने से होता है, सही टाइम पे होता है। तो ये गाइडेंस हम लोग 24 आवर्स 12 मंथ्स देंगे, बिना कॉस्ट में देते, लेकिन 50 रुपीज हम लोग चार्ज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, ताकि हर एक बच्चा इसका वैल्यू भी कर पाए, एकदम नष्ट भी ना हो। फ्री का चीज अच्छा नहीं होता, वैल्यू नहीं होता, इसलिए मात्र 50 रुपए के कॉस्ट में रखा हुआ है। क्या करना है इसके लिए? यहाँ पे इसी ऐप से, किसी भी ऐप से तुम लोग पे कर सकते हो, और इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट विद इन 1 आवर तुम लोगों के पास कॉल जाएगा, और हम लोग तुम लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। आई एम शुगर सर, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।